तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई है। अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक का एक बार फिर से रुख करते हैं। अशोक, आज जो है नतीजे तो आ ही रहे हैं, लेकिन आज सभी जो दिग्गज है उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर हमेशा देखने को मिलती है, तो इस वक्त अगर देखा जाए तैयारियों को लेकर, पहले आप बता रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, वो बताइए, और फिर किस तरीके से आज का जो परिणाम है वो सब पर असर करेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि झुंझुनू विधानसभा सीट जो थी वो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है, क्योंकि जिस तरह से दिग्गज जाट नेता जो शीशराम ओला थे वो यहाँ से रहे थे। उसके बाद जो उनके पुत्र थे ब्रजेंद्र ओला, उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, और अब ब्रजेंद्र ओला के जो पुत्र हैं अमित ओला, उनको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। तो वहीं भाजपा ने इस बार राजेंद्र भामू को टिकट दिया था, जिसके बाद जो बीजेपी थी उसने जो झुंझुनू में जो अक्सर बीजेपी के सामने बगावत का जो चैलेंज रहता है, उस चैलेंज को दूर करने के साथ ही इस बार जिस तरह से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनके नेतृत्व में जिस तरह से बीजेपी ने स्ट्रेटजी बनाई थी और एक आक्रामक मुद्रा के अंदर झुंझुनू में प्रचार किया था, तो उसको देख के बीजेपी जरूर आशा में है इन चुनावों को लेकर कि इस बार वो जो है झुंझुनू में कांग्रेस का गढ़ तोड़ने में जरूर कामयाब होगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही इस बात को लेकर आशा बनी हुई है कि कांग्रेस ये चाहती है कि किसी तरीके से झुंझुनू अपने जो कांग्रेस में अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कोशिश ये कर रही है कि बगावत को दूर करके, जिस तरह से आक्रामक उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के इस किले को ढहाने में सफल हो। तो दोनों ही पार्टियां अभी जो है आज के इस परिणाम के ऊपर डिपेंड करेंगी कि किस तरह से झुंझुनू की सीट किसके खाते में जाएगी। बिल्कुल, देखना यही होगा अशोक, और ये बहुत दिलचस्प होगा आज का जो परिणाम आने वाला है, क्योंकि देखिए, पार्टी जहां कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव के परिणामों को दोहराने का दबाव भी है, तो वहीं क्षेत्रीय दल के तौर पर जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है और जो बाप के लिए अपना सियासी वजूद बचाने की जो कोशिश है, जो लगातार कोशिश की जा रही है, वो देखना होगा कि ये लड़ाई कितनी कौन जीता है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, कि करके मैं सबसे रूबरू करवा देती हूँ। अशोक, जो कि हमारे साथ झुंझुनू से जुड़े हुए हैं लाइव, अलवर से हमारे साथ स्वदेश कपिल है, और टोंक से हमारे साथ पुरुषोत्तम जोशी है। तो मैं एक बार स्वदेश कपिल का रुख कर लेती हूं, उसके बाद मैं पुरुषोत्तम आपके पास आऊंगी। अभी फिलहाल अलवर में किस तरीके से तैयारी की जा चुकी है? आज रिजल्ट का डे है स्वदेश, और जरा तस्वीरों के जरिए भी दिखाइए। 8 बजे से हालांकि वोटों की गिनती शुरू होगी, लेकिन व्यवस्था कैसी है वहां पर? चंद्रश्री, आपको बताना चाहूँगा, देखो आप, पूरा पुलिस का इंतजाम है। यहाँ डिप्टी एसपी सुरेश कुड़ी खड़े हैं, एसएचओ हितेश शर्मा हैं। देखिए आप, एक एक पुलिसकर्मी, मतदान जो काउंटिंग करने वाले एजेंट्स हैं जो सरकारी, वो लोग सारे एक एक करके अंदर जा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल बाकायदा पूरी चेकिंग की जा रही है। 22 राउंड में काउंटिंग होगी। 13 जो टेबल लगाई जाएंगी उन पे ईवीएम होंगी। 5 पर डाक मतपत्रों की गिनती होगी। वहीं 3 है जो ETPBS जिन पर काउंटिंग होगी। अब मैं आपको बताता हूं, पूरी रामगढ़ विधानसभा का मामला ये है कि यहाँ 2 बड़े दिग्गजों की दाव साख पर है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जो बीजेपी का प्रत्याशी है, सुखबंत सिंह, उनके लिए साख दाव पर है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो दिवंगत जुबेर खान के बेटे हैं आर्यन जुबेर खान, उनके लिए प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली की दाव साख पर है। अगर बात करें इस पूरे चुनाव की, तो मैं आपको 2013 से बताता हूं। कांग्रेस का एक फिक्स मतलब प्रतिशत रहा है, 44 पॉइंट कुछ। 2013 में उतना रहा, फिर 2018 में उतना रहा, फिर 2023 में भी उतना रहा। इस बार भी अब देखना होगा उनका बढ़ता है या कमता है। मैं फिर बताता हूं आपको, 2013 में 80 पॉइंट कुछ प्रतिशत मतदान हुआ था, उसके बाद 78 हुआ, और उसके बाद 75 हुआ। धीरे धीरे घट रहा है। तो घटने की संभावना ये जताई जाती है कि मतलब कांग्रेस जीतती है। पर इस बार जो में वोटिंग बाहुल जो क्षेत्र हैं वहां वोटिंग कम हुई है, तो पलड़ा पलट भी सकता है, चूंकि एक बड़ा सिनेरियो सामने आया है। हर बार की तरह देखना होगा कि इस बार परिणाम क्या गुल खिलाते हैं। जो पेटी में बंद जिसका भाग्य है वो किस तरफ बैठेगा, ये देखना होगा। चूंकि यहाँ हर जगह, यहाँ मुख्यमंत्री आए, 2 बार आए, दोनों बार भागीरथी प्रयास के उन्होंने अपने काम बताए। उन्होंने 10
महीने का कार्यकाल बताया। भाई अगर टीकाराम जूली की बात करें तो उन्होंने कहा हमने यहाँ उपखंड अधिकारी ऑफिस या तहसील कहें या स्कूल कहें या डिप्टी ऑफिस कहें या थाना कहें, ये सब हमने बनवाए, रोडें बनवाई। पर बीजेपी दावा करती है हमारी डबल इंजन सरकार है, हम लोग लगातार काम करेंगे, आरओबी बनाना हमारी प्राथमिकता है। रामगढ़ जो कि अलवर से रामगढ़ ये रूट सीधा नूह जाता है जो सोना होते हुए दिल्ली को जोड़ता है। पर इसके अलावा रेल लाइन उन्होंने 2-2 गाड़ियां रोकी, भूपेंद्र यादव ने अपने काम गिनाए, पानी के लिए ट्यूबवेल लगवाए, और अभी जो ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा है उसको लेकर यहां पर अब पानी आ चुका है शैमली तक, जो भरतपुर के उस एरिया से लगता हुआ है, पर देखना होगा उस तक कब तक मानेंगे। पर एक और मामला है यहाँ, जो कचरा निस्तारण केंद्र है उसका अभी विगत 1.5 महीने पहले उद्घाटन किया था भूपेंद्र यादव ने, उससे आम लोग त्रस्त हैं। आसपास का जो एरिया है उसमें 8 लोग से कैंसर से मर चुके हैं, उससे बहुत पीड़ित हैं। वो अपनी व्यथा बताते हैं कि हम लोग परेशान हैं, पर हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस हमेशा से मुद्दा बनाती आई है कि ये कब पानी लाके देंगे। हर बार जब भी आते हैं झूठ बोलते हैं। सीएम अगर इतने दमदार होते तो उनको दोबारा नहीं आना पड़ता, अपने चेहरे पर चुनाव लड़ते। यहाँ केंद्रीय कानून मंत्री वो पधारे या शिक्षा मंत्री आए, यहाँ हर एक मंत्री ऐसा मंत्री आया जिसको पूछो मत, जो राजस्थान के बड़े मंत्री हैं। यहाँ गौतम दत्त हैं जो सहकारिता मंत्री हैं, उनको यहाँ प्रभारी बनाया गया। अगर बात करते हैं तो वन पर्यावरण मंत्री हैं संजय शर्मा, उनकी भी साख दाव पर है। अगर कांग्रेस की बात करें तो वहां पर भंवर जितेंद्र सिंह है जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उनकी साख दाव पर है। यहाँ टोटल 6 अभी जो विधायक हैं कांग्रेस से, उनमें से एक जुबेर खान दिवंगत हो गए, उनका बेटा लड़ रहा है। वो एक पढ़ा लिखा है, एक युवा है जिसकी एक सोच है मुझे काम करना है वहीं। अगर बात करें बीजेपी के सुखवंत की, तो सुखवंत अपने आप में एक मजा हुआ खिलाड़ी है राजनीति का। उससे पहले वो असपा से लड़े, उससे पहले वो बीजेपी से लड़े जब हारे। पर ये दोनों की साख का चुनाव है, और इस चुनाव में अब ये जीत का सेहरा किसके बनता है ये देखने लायक होगा। पर काउंटिंग शुरू होगी, उससे पहले पूरी सुरक्षा चाक चौबंद है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन संजय को कहूंगा, देखिए आप अभी आना शुरू हो गए हैं। ये गेट नंबर 2 है, मीडिया कर्मी 1 नंबर से घुसेंगे, वहीं जो काउंटिंग एजेंट्स हैं और जो विधायक प्रतिनिधि जो भी आएंगे वहां जो उनके बनाए गए हैं, वो 3 नंबर गेट से घुसेंगे। पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अहम उपचुनाव का रिजल्ट होने वाला है। स्वदेश आपके पास फिर से लौटूंगी, मैं एक बार पुरुषोत्तम का रुख कर लेती हूँ। पुरुषोत्तम, यहाँ तो बहुत ही मजा आने वाला है रिजल्ट, अगर क्योंकि इस रिजल्ट का तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आप खुद ही बता दीजिए वहाँ पे कैसी तैयारी है, क्योंकि जिस तरीके से जब यहाँ पर वोटिंग हुई थी, जो सीन बना था यहाँ पर नरेश मीणा को लेकर भी, उसके बाद तो सब इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ का रिजल्ट क्या रहने वाला है, क्या तस्वीर बदल जाएगी, जो सोचा था उसके बिल्कुल परे। तैयारी कैसी है वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल जो चर्चाएं थी उन चर्चाओं को हम और आगे बढ़ाएं तो जिस तरह से हमारे साथी बता रहे हैं, तो यहाँ पर भी टोंक ज़िले में जो देवली उनियारा विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव हुए, और उपचुनाव में इस बार सबसे ज़्यादा साख दाव पर लगी जो कैबिनेट मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी उनकी, और उसके बाद जो मंत्री हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर उनकी। दोनों ही नेताओं ने विधानसभा उपचुनाव में पूरी बागडोर संभाली। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार किया, गांव ढाणी तक दोनों ही नेता पहुंचे, और उसके बाद जो प्रत्याशी था वो प्रत्याशी बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर भी गांव-गांव तक पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया। उधर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे केसी मीणा, कांग्रेस ने पहली बार एक नए चेहरे को, स्थानीय चेहरे को टिकट देकर मैदान में उतारा, लेकिन इन दोनों ही नेताओं के चुनाव को रोचक किया निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने, जो अब त्रिकोणीय संघर्ष के अंदर ये सीट फंसी हुई है। यानी अब जिस तरीके से जिस दिन मतदान हुआ 13 नवंबर को जिस तरह से थप्पड़ कांड हुआ, बड़ा चर्चित रहा देश भर में। अब उसके बाद में आज अब 8 बजे उस मतगणना होगी। हालांकि नरेश मीणा इस चुनाव की घोषणा जो है वो जेल में ही सुनेंगे, इस समय जेल में वो बंद हैं। तो 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, और उससे पहले सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। टोंक के पीजी कॉलेज में मतगणना की तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या झा और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की बात करें तो दोनों ही अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस समय हम पीजी कॉलेज के बाहर हैं, जहां पर जो एजेंट और जो कर्मचारी आ रहे हैं उन कर्मचारियों को यहाँ पर आने से पहले चेक किया जा रहा है। तमाम जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको यहाँ से चेक होने के बाद ही इसके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जो COCT हैं, राष्ट्रीय
जो उन्होंने अपना पूरा जिम्मा संभाल रखा है राजेश विद्यार्थी जी ने। इसके साथ ही एडिशनल एसपी की बात करें ब्रजेंद्र भाटी जी, उन्होंने अपने यहाँ पूरा जिम्मा संभाल रखा है। तमाम जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद किए गए हैं। ठीक है, तैयारी पूरी कर ली गई है। पुरुषोत्तम, आपके पास में फिर से लौटूंगी। डूंगरपुर से हमारे साथ अखिलेश भी जुड़ गए हैं, अखिलेश के पास चलता है। अखिलेश, क्या तैयारी है डूंगरपुर की? अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरीके की स्थिति है? आज रिजल्ट डे है, तो ऐसे में क्या कुछ इंतजाम कर रखे हैं? जी बिल्कुल, एसबीपी कॉलेज के अंदर जो मतगणना की तैयारियां पूर्ण करने के लिए की गई है और सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल जो है जो पोलिंग जो काउंटिंग के जो एजेंट है और मतगणना जो कर्मी है उनकी जो एंट्री वो शुरू कर दी गई। आप देख सकते हैं जो पीछे सुरक्षा जो व्यवस्था है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच एंट्री दी जा रही है जो पार्टियां उनके एजेंट को। इसके अलावा जो मतगणना कार्मिक है उनको भी सुरक्षा जांच के बाद में, कड़ी सुरक्षा जांच के बाद में उनको एंट्री दी जा रही है। जिनके पास में आईडी कार्ड जो बनाए गए थे वो मौजूद हो, उसके देकर ही उनको एंट्री दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच में एंट्री दी जा रही है। और बताना चाहूंगा कि एसबीपी कॉलेज में मतगणना के लिए 16 टेबल्स लगाई गई हैं। 16 टेबल्स पे 18 राउंड के अंदर ये मतगणना पूरी की जाएगी और जो उम्मीदवार है उनके भाग्य का जो फैसला है वो आज होना है। जी बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर बात की जाए तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस में हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिलती है, तो क्या लगता है इस बार के परिणाम कैसे यहाँ पर रहने वाले हैं? जिस तरीके से सभी ने मतदान किया, बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया, आज रिजल्ट डे है, तो ऐसे में सभी की साख दाव पर लगी हुई है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस तरीके के समीकरण बनते नजर आए, क्या लग रहा है आपको अभी वहां पे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, 84 विधानसभा सीट पे जब मतदान हुआ था तब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन मतदान के बाद में जिस प्रकार के जो बातें सामने आई है, जो कड़ा जो मुकाबला है वो बीजेपी और बीएपी के बीच देखा जा रहा है। यहाँ कांग्रेस को अगर लगे तो तीसरे स्थान पर देखा जा रहा है कांग्रेस को। कड़ा जो मुकाबला बीएपी बीजेपी के बीच में है। जो कुल यहाँ पर 2,55,375 वोटों में से 1,89,858 वोट गिरे थे, जो करीब 74.34% मतदान रहा था, जो कि पिछली बार की अपेक्षा करीब 8% कम मतदान रहा था। तो जो मतदान की जो कमी है, हालांकि उसमें बीएपी को पिछली बार फायदा मिला था, मतदान कम हुआ तो थोड़ा नुकसान बीएपी को हो सकता है, लेकिन कड़ा जो मुकाबला बीजेपी में देखा जा रहा है। जी ठीक है अखिलेश, और हमारे तमाम सहयोगी आप हमारे साथ बने रहिए, आपके साथ हम फिर से जुड़ेंगे, लगातार हम आपको बताएंगे क्योंकि 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तमाम हमारे सहयोगी फील्ड में मौजूद है और ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की अपडेट देंगे। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम जल्द हाजिर होंगे और तमाम अपडेट्स के साथ।